Today my very important topic, Breit Wigner dispersion formula. Breit Wigner dispersion formula. Resonance scattering. A formula which relates the cross section of particular nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्चुअली स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो स्कैटरिंग में ही पढ़ाई जाएगी। न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस से स्कैटरिंग होती है। जो हम आपको ये रिएक्शन पढ़ाते हैं, एक्स प्लस स्मॉल एक्स कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई, इसके बीच में यहां पर बनता है आपका कंपाउंड न्यूक्लियस। इसकी बात कर रहे हैं, इससे इसकी बात। तो यहां स्कैटरिंग हो रही है क्योंकि हमारा इंसिडेंट यहां पर हम कोई एक पार्टिकल ले रहे हैं और एक टारगेट पर इंसिडेंट कर रहा है और इसके बाद इस स्कैटर्ड करके जा रहे हैं। मतलब वाई बनेगा और स्मॉल वो तो बात क्या है, पहले जेड तक पहुंचिए। तो वही लिखा है, ए फार्मूला विच रिलेट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्रॉस सेक्शन का इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी से जो रिलेशन देता है उसे कहते हैं ब्रीट विग्नर फॉर्मूला। मतलब आपकी इसकी एनर्जी, इसकी, और जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा उसका डिटेल आप क्वांटम में पढ़ेंगे, उसके बीच में जो रिलेट्स करता है वो कहलाता है ब्रीट विग्नर फॉर्मूला। मतलब आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को सिग्मा से डिनोट करेंगे। सिग्मा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का हम डिस्कशन करेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। इस आधार पर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू को हम बताने की कोशिश करेंगे। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपको क्वांटम में ही आपको डिटेल बहुत ढंग से बता पाएंगे। एरिया मानिए, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। So, a formula which relates the cross section of particular nuclear reaction with energy of incident particle is called Breit-Wigner formula in nuclear physics. अब देखिए लिखा है, इफ द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स with nuclei लिखा है, इफ द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विथ न्यूक्लियाई, मतलब कैपिटल एक्स, न्यूट्रॉन स्मॉल एक्स, एट वेरियस एनर्जीज, मतलब किसकी एनर्जी, स्मॉल एक्स की चेंज की गई, उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। मतलब स्मॉल एक्स की कैपिटल एक्स से इंटरेक्शन हो रहा है और कैपिटल एक्स की एनर्जी को चेंज किया गया। तो ये पाया गया कि जब स्मॉल एक्स की एनर्जी आपकी
एक्साइटेशन एनर्जी से कम है, एक्साइटेशन एनर्जी से कम है, लोवेस्ट एक्साइटेशन एनर्जी से कम है, तो जो स्कैटरिंग होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। मतलब ये इन्वेस्टिगेट किया गया, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज लेस देन लोवेस्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, जो जेड बनने जा रहा है, इससे कम है। सो स्कैटरिंग जो टेक्स प्लेस होगी वो इलास्टिक होगी। इलास्टिक उसे कहते हैं कि जैसे ए पार्टिकल है और बी पार्टिकल है, कोलिजन हुआ, सी बना और डी बना, तो ए पार्टिकल और बी पार्टिकल की जोड़ के जो एनर्जी होगी और सी और डी की जोड़ करके जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। एनर्जी का कंजर्वेशन वैलिड होगा और मोमेंटम का, लेकिन नॉन इलास्टिक में मोमेंटम का तो वैलिड होता है लेकिन एनर्जी का वैलिड नहीं होता। तो इलास्टिक कोलिजन एक्चुअली एक एजम्पशन है, बाकी होते तो सब नॉन इलास्टिक ही है। फिर क्या लिखा है, एज द एनर्जी रेज्ड इंसिडेंट की स्मॉल एक्स की, जैसे जैसे हम एनर्जी को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि डेफिनेट एनर्जी पर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। मतलब जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आप नोट कर रहे हैं उस एनर्जी से रिलेट कराना चाहते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। मतलब आप कोई वैल्यू है, पहले कुछ मिली और एकदम जैसे ही वैल्यू हमने बढ़ाया तो एक ऐसी वैल्यू एनर्जी की आई जब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपको मैक्सिमम मिल गया। उस पीक को कहते हैं रेजोनेंस पीक। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि एक पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है, जब फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाती है। तो जब लार्ज एम्पलीट्यूड हो जाते हैं तभी तो ऐसे बना। तो इंसिडेंट की एनर्जी के आधार पर मैक्सिमम पीक देखने को मिला। नैरो, नैरो मीन्स, नैरो का मतलब होता है कि बहुत तेजी से मैक्सिमा, इसके बाद तुरंत जीरो हो जाना। एक कर्व ये बना है और एक कर्व ये बना है, इसकी देखिए वैल्यू ऐसे फ्लैट डिक्रीज हुई है इसकी, और इसकी वैल्यू नैरो डिक्रीज हुई है। नैरो का मतलब इस एनर्जी से जैसे ही आगे बढ़े तुरंत वैल्यू घट गई, और यहाँ क्या है, जब एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो तो ये धीरे धीरे वैल्यू घट रही है, ये फ्लैट है। और रेजोनेंस का मतलब उस वैल्यू से, मान लीजिए 200 जूल पर आपको मैक्सिमम मिला था इंसिडेंट एनर्जी की, और जैसे ही 201 किया तो एकदम नीचे पहुंच गई वैल्यू, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो। ये हुआ जाकर के द फर्स्ट थ्योरी डेवलप्ड बाय ब्रीट एंड वेगनर टू relates the to relates between scattering cross section and energy of incident particle. So its name is Breed-Wigner dispersion formula. This is a basic theory of resonance scattering of कि जो क्रॉस सेक्शन होता है स्कैटरिंग में वो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पर कैसे वेरी करता है। कि जो हमारा कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स, जो इसकी एनर्जी है, ये हमारा इस पर इंसिडेंट हो रहा है। एक आपका कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, फिर इसके बाद वाई प्लस स्मॉल वाई। तो इसकी एनर्जी के आधार पर जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो कैसे वेरी करता है। तो फिगर में आपको दिखाया गया कि जैसे ही हम अपने एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल को बढ़ाते हैं, इसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो एक ऐसी एनर्जी आती है इंसिडेंट पार्टिकल की कि आपको मैक्सिमम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिलता है।
फिर उस एनर्जी से और आगे अगर आप चलने लगोगे तो फिर आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिनिमम मिलने लगेगा। फिर एक ऐसी एनर्जी फिर आएगी कि फिर मैक्सिमम मिलेगा। तो इस प्रकार से ये डिसाइड हो गया कि जो क्रॉस सेक्शन है, यील्ड ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल्स हैं, मतलब जो ये पार्टिकल, इनकी पार्टिकल की जो संख्या है, ये वाई की इजेक्टेड पार्टिकल, यील्ड ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल कहो या क्रॉस सेक्शन कहो, क्योंकि देखिए यहां से मान लीजिए ये 100 पार्टिकल ये आए, 100 मान लीजिए इसके डेंसिटी है, 100 पार्टिकल हैं और कैपिटल एक्स में इंसिडेंट हुए। तो जब आपका बाहर निकले तो कोई जरूरी नहीं है कि 100 के 100 पार्टिकल बाहर निकले, कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। तो यील्ड ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल कहें या क्रॉस सेक्शन कहें, उसकी वैल्यू एनर्जी पर डिपेंड करती है इंसिडेंट पार्टिकल पे। इसी रिलेशन को ब्रीट विग्नर ने स्टडी किया था और उसको ड्राइव किया था। तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस चेंज कर दिया है। टारगेट पर पार्टिकल की एक बीम टकराती है, पार्टिकल की एक बीम टकराती है। जब आप स्कैटरिंग क्वांटम में पढ़ोगे तब ये और अच्छा टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि वहां भी ये चीज पढ़नी है। और जब टकराया, टकराने के बाद जब स्कैटर्ड होकर के चला गया पार्टिकल, तो उसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक डी ब्रॉगली वेव होती है, वेव का एम्पलीट्यूड होता है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। एम्पलीट्यूड डिपेंड्स करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, कि जितने पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए थे वो सारे पार्टिकल्स बाहर नहीं निकले, वो पार्टिकल्स में अंतर आ गया, तभी एम्पलीट्यूड में अंतर आ गया। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है, लो एनर्जी, एल बराबर 0 कहते हैं इसलिए, मतलब न्यूट्रॉन मानते हैं इसको हम, न्यूट्रॉन, और इसको प्रोटॉन मानते हैं। मतलब हम ये स्कैटरिंग पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग हमारा टॉपिक है। कैपिटल एक्स प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस है, और स्मॉल एक्स हमारा न्यूट्रॉन। एक फार्मूला क्वांटम में ड्राइव किया जाएगा कि जो हमारा स्कैटर्ड पार्टिकल होंगे इनमें फेज शिफ्ट आ जाएगा, मतलब इनका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो जो फेज शिफ्ट आएगा, फेज बदल जाएगा, उनका जो फेज शिफ्ट है, और एक स्कैटरिंग लेंथ की डेफिनेशन बताई जाएगी आगे चल के, ए के, और इफेक्टिव रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कहां तक इफेक्टिव है, इसके बीच में एक रिलेशन ड्राइव है क्वांटम मैकेनिक्स में, दिस लिमिट के टेंड्स टू 0, के मीन्स होता है अंडर रूट ट्वाइस एम ई अपान एच का स्क्वायर। मतलब यहाँ के को प्रोपेगेशन कांस्टेंट नहीं मानिए, के यहाँ एनर्जी को व्यक्त कर रहा है, यहाँ के रिप्रेजेंट फॉर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो फेज शिफ्ट अपान के को ए के माना गया है, स्कैटरिंग लेंथ, और के कॉट डेल्टा, एक ये रिलेशन वहां ड्राइव किया गया है। तो यहाँ आपको डायरेक्ट लर्न करना है। अल्टीमेटली के कॉट डेल्टा को एक नया टर्म एज्यूम कर लिया गया, जैसे लिखा है -1/a के हमारा स्कैटरिंग लेंथ प्लस ये टर्म, इसको मान लिया गया। इतना आप इसको लर्न कर लीजिए, के कॉट डेल्टा -1/a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, एंड के क्या है वो जो राइट साइड लिखा है, अंडर रूट ट्वाइस एम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल अपॉन एच का स्क्वायर। ए के क्या है, स्कैटरिंग लेंथ। स्कैटरिंग लेंथ क्या है वो आप क्वांटम में बहुत डिटेल में बताएंगे। तो के कॉट डेल्टा इज इक्वल टू -1/a के, where k is the for all values of k।
अब अगर AK की वैल्यू रियल है, अगर ये वैल्यू रियल है, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। कहने का मतलब जो कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई, मतलब AK रियल मीन्स देयर इज नो रिएक्शन, मतलब जो आपकी स्कैटर्ड होकर वेव गई है उसमें फेज शिफ्ट नहीं हुई है, उसमें फेज शिफ्ट नहीं हुई है। अदरवाइज इट इज कॉम्प्लेक्स, और अगर मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स है तो रिएक्शन हुआ है। मतलब AK इज रियल नो रिएक्शन, AK इज कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम रियल के लिए पढ़ते हैं, AK इज इक्वल टू ए, ई मान लेते हैं रियल। फेज शिफ्ट है आपका डेल्टा है, और e⁻²i डेल्टा को ईटा मान लिया गया है, जो लास्ट टर्म में हम आपको यूज कर रहे थे ईटा। ये सब आपको क्वांटम में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, सारी चीजें मिलेंगी जाकर। टेक ईटा इज इक्वल टू e⁻²i डेल्टा, मतलब जैसे मान लीजिए हमारी कोई वेव यक्स के साथ कोई वेव है, एफ थीटा उसका एम्पलीट्यूड है, तो जब स्कैटर्ड होकर के निकली है तो ईटा एफ थीटा हो गया, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया ईटा। ईटा इज द फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एम्पलीट्यूड। ईटा इज इक्वल टू होता है e⁻²i डेल्टा, डेल्टा इज द फेज शिफ्ट, इसको लिखेंगे कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा, और यहां आपने लिखा है कॉट डेल्टा इज इक्वल टू -1 अपान AK को ही मान लिया है, तो कॉट डेल्टा है -1 अपान AK। तो आप इससे आप पाइथागोरस यूज करके कॉस डेल्टा निकालिए, साइन डेल्टा निकालिए, और ईटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। यही वैल्यू आपको कल भी मैंने बताई थी, थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग हो रहा था इस लेटर में। अब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फार्मूला होता है, लास्ट टर्म में यूज कर रहे थे, सिग्मा स्कैटर्ड L बराबर 0, पाई लैम्डा क्रॉस स्क्वायर 1 माइनस ईटा स्क्वायर मॉड स्क्वायर। ये फार्मूला लास्ट टर्म में भी यूज किया था जब पढ़ाया है। अब ईटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस आई ए के अपान 1 प्लस आई ए के, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व करिए, ये वैल्यू है। तो अब देखिए ये टर्म आ गया 1 अपान ए प्लस आई के मॉड स्क्वायर। अभी तो आप, अब यहां पर देखिए 1 अपान ए प्लस आई के मॉड स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ये अगर रिएक्शन होगा तो ये आएगा यही टर्म, 4 पाई इमेजिनरी 1/a और 1 अपान ए प्लस आई के का स्क्वायर। मतलब अगर आप इमेजिनरी लोगे, रिएक्शन होगा मीन्स ये कॉम्प्लेक्स होगा। AK अगर रियल है तो आप स्कैटरिंग निकालिए, और अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स, तो आपका ये टर्म आएगा, ये है। देखिए जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर डेल्टा एल होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 कब होगी, जब ये π/2 होगा। तो फेज शिफ्ट जब π/2 होती है
हमारी इंसिडेंट वेव में जब फेज शिफ्ट π/2 होती है तब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम होता है। तो रेजोनेंस की अवस्था में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन π/2 हो जाता है, सॉरी, फेज शिफ्ट π/2 होता है। तो जब आपका ये जो फिगर बता रहा है, ये अगर आपने कहा यहाँ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम है, तो मान के चलिए कि फेज शिफ्ट π/2 है। अगर हम कह दें कि यहाँ फेज शिफ्ट π/2 है, तो यहाँ 3π/2 है, यहाँ 5π/2 है, तभी ये मैक्सिमम हुआ है। तो स्पेस शिफ्ट π/2 है। तो अब इस रेजोनेंस कंडीशन के नजदीक इनकी वैल्यू निकालनी होती है, तभी हमको इसकी विड्थ पता लगेगी। π/2 होने का मतलब k cot डेल्टा इज इक्वल टू -1/ak इज इक्वल टू 0। E0 is the resonance energy. Now expand about E naught by Taylor series. अब हम 1/a की वैल्यू, क्योंकि E नॉट पर तो इसकी वैल्यू 0 होती है रेजोनेंस पर, 1/a इज इक्वल टू 0 एट E नॉट। अब हम इसकी वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं नियर E नॉट, मतलब रेजोनेंस के नजदीक, तब इसका एक्सपेंशन टेलर सीरीज से ये होता है 1/a इज इक्वल टू 0 e माइनस ई नॉट डी बाई नियम होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये होता है फॉर्मूला। तो आपने जो लिखा है वैसे ही ये लिखा हुआ है e माइनस, और बाकी ये वैल्यू 0 लिखी है जो एफ एक्स नॉट है। ई नॉट पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब डी बाई डी ई 1/a क्या होगा? डी बाई डी ई 1/a, 1/a का चेंज रेस्पेक्ट टू एनर्जी, 1/a का चेंज रेस्पेक्ट टू एनर्जी, और दैट वैल्यू इज 2k अपॉन लैम्डा SC0। जीरो तो मेरा बार बार एल को बता रहा है, लेकिन स्कैटर्ड जीरो, वैसे इसको गामा पढ़ देते हैं। ये वैल्यू आपको लास्ट में भी लर्न करा रहे थे, 2k अपान गामा SC0। ये वैल्यू आपको यहां पुट कर दीजिए, तो 1/a की वैल्यू निकल आएगी अबाउट ई नॉट, मतलब ई नॉट के क्लोज 1/a की वैल्यू निकल आएगी। और यहां पर ये जो गामा SC0 है, ये आप जानते हो इस टाइप से कर बनता है, और 2 पॉइंट होते हैं जहां इसकी वैल्यू मैक्सिमम की आधी रह जाती है। मान लीजिए ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम, तो जहां पर आधा रह जाएगा, ये वैल्यू आधी है, 1/2 सिग्मा SC मैक्सिमम, जहां वैल्यू आधी रह जाती है उस पॉइंट को कहते हैं हाफ विड्थ पॉइंट। तो 2SC0 इस वैल्यू को कहते हैं, फिर अभी आगे फिगर में दिखाया गया है। तो SC0 मतलब गामा SC0 फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमम, जहां पर वैल्यू आधी रह जाएगी वहां की विड्थ का फुल विड्थ है। अब ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए। कहां पर? इस जगह, ये जो इक्वेशन 4 है यहाँ 1/a की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये है, ये आया, नीचे मॉड ले लीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, हल करके ये आया।
दिस इज द ब्रीथ विग्नर सिंगल लेवल फार्मूला। यहां तक आपको इसको करके छोड़ देना है एग्जाम में। ई नॉट पर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम ई नॉट। अब वो दो पॉइंट मुझे पता लगाना है जहां पर इस मैक्सिमम वैल्यू का आधा रह जाए। मैक्सिमम वैल्यू है 4 पाई लैम्डा कट स्क्वायर, तो इसका आधा जहां पर रह जाएगा वो जो दो पॉइंट होंगे ये, इनको इनके बीच का ही ये आपने टो एस सी जीरो लिखा है, गामा एस सी जीरो। गामा एस सी जीरो इज द लेवल विड्थ, फुल विड्थ। तो ये जो दो पॉइंट है यहाँ पर इसकी वैल्यू हाफ रह जाएगी। तो इसी चीज को अब अगर हम कह दें कि जहां पर हाफ रह जाएगी इस पूरी मैक्सिमम ई बराबर ई नॉट पर कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो सिग्मा एस सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, तो एस सी भी कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई लैम्डा कट स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई लैम्डा कट स्क्वायर, ई बराबर ई नॉट पर। और जहां पर आधा रह जाएगा वो पॉइंट आपको निकालना है, तो सिग्मा एस सी जीरो की वैल्यू का आधा रह जाएगा। ई बराबर ई नॉट पर तो इतना है, अब किस वैल्यू पर ये आधा रह जाएगा, किस वैल्यू पर, तो पाई लैम्डा क्रॉस स्क्वायर गामा एस सी जीरो स्क्वायर अपान ई माइनस ई नॉट का स्क्वायर गामा एस सी जीरो बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रह जाएगा, 2 पाई लैम्डा कट स्क्वायर। तो पाई कट गया, लैम्डा कट गया, ये कट गया। अब कितना बचा, इसका आधा रह गया, कितना बचा, ये आधा रह गया, सॉरी आधा ले लिया, ठीक है, ये वैल्यू। तो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा गामा एस सी का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स, इसके नीचे ले आई डिनोमिनेटर में ले आई, इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट का स्क्वायर प्लस एस सी जीरो बाई टू का स्क्वायर। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ई की वैल्यू निकालोगे तो ई नॉट प्लस आएगी, ई नॉट प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी। तो देखिए दोनों पॉइंट आपके फिगर में मिले होंगे, एक ई नॉट प्लस मिला होगा, इसी से हल करके आया है, ये देखिए ई नॉट माइनस गामा एस सी जीरो बाई टू, ई नॉट प्लस गामा एस सी जीरो बाई टू, निकाले गए, सॉल्व किए गए हैं ये, जहां हाफ मैक्सिमम रह जाए। Expression of reaction cross section. We consider A as complex function of variable E. So we take 1 upon A at energy not equal to 0, where E naught is given by this. E naught की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कामा आर कामा जीरो, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन रिएक्शन एट एल बराबर 0/2, एक्सपेंडिंग इट नियर एट ई नॉट, मतलब एक्सपेंडिंग एट एनर्जी दिस 1 upon a is 0, e minus e naught, this formula becomes real part d by de, 1 by a e naught का रियल पार्ट 2k upon
gamma scattered 0, and imaginary part k alpha. So 1 upon A E minus E naught, epsilon naught plus this and this. So 1 upon A is after solving, we will get this. Here ER is the reaction energy is given by this. Therefore, cross section for scattering under this value of 1 upon A. 1 upon A plus Ik का whole square is given by this. This is the scattering cross section for complex value of 1 upon A. If alpha is very small and this is negligible, then this value is this. The reaction cross section is given by this formula. So now put the value of 1 upon A, that will give value of this. If this term is very small, can be neglected, so you will get this sigma r. Thus equation 6 and 7 are brief Wigner formula for single isolated measure for neutrons. In this case, if 1 upon A is negative, so value E naught is taken to be this complex, then this value is taken to be real and complex. So expanding near 1 upon AE is equal to this. That it has real and imaginary. The real part is this, and imaginary part is assumed to be K alpha. So 1 upon A is equal to this. Putting in scattering and reaction cross section, this is the scattering cross section, and this is the scattering cross section, and this is a reaction cross section. On putting the value of 1 upon A and simplifying as above, we will get the value of scattering reaction cross section at L बराबर 0. This is the end of my topic.